नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड को भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड को भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ये अगस्त में प्रस्तावित है। 1 अगस्त की तारीख है अभी कैलेंडर में, और आयोग उसी तारीख पर कराना चाहता है। तो ये सब चीज़ें आगे की हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी आपको पहले से करनी है और उम्मीद है कि आप उसमें जुटे होंगे। देखिए, तैयारी के साथ साथ ये आवश्यक होता है कि टेस्ट भी दिया जाए, क्योंकि टेस्ट से आप अपना मूल्यांकन कर पाते हैं, अपने आप को इवेल्युएट कर पाते हैं कि आप प्रश्न हल कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ से आप वो काम कर सकते हैं। देखिए, 50 प्रश्नों का ये पूरा मामला है। इसमें सेक्शनल टेस्ट आप देख पा रहे हैं, फुल लेंथ भी आपको मिलेगा। तो देखिए, इसमें जो सेक्शनल है, सेक्शन है किस चीज़ का? पॉपुलेशन का है, अर्बनाइजेशन का है और इकोलॉजी का है। मतलब इन 3 एरियाज से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो ये पोस्टर आपकी मदद कर सकता है। इसमें मोबाइल नंबर दिए, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और जो फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है, कम से कम उससे जुड़ जाइए, @study for civil services। यहाँ पर टेलीग्राम का जो माध्यम है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेगा और बहुत सारी बेनिफिशियल पिक्स ये लगातार शेयर की जाती हैं, और ये पिक्स जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने का माध्यम बन जाती है। तो इससे जुड़े रहिए। यहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद देखिए, यहाँ से शुरू होता है प्रश्न, यहीं से स्टार्ट होता है। 50 प्रश्न टोटल है। पहला हम लोग देख रहे हैं। देखिए, इसमें 3 स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट आपने देखे। पहले वाले में कहा गया है, प्रश्न क्या कह रहा है? सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी इसमें से जो सही हो उसका चुनाव कीजिए। तो पहले वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया कि 1872 का जो टाइम था, उसमें लॉर्ड मेयो के समय में, एक एक शब्द को आपको ध्यान से देखना है। लॉर्ड मेयो के समय में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन, यानी जो मूल्यांकन होता है या समीक्षा की जाती है, वो प्रारंभ होता है। और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, उसमें कहा गया कि वर्ष 2011 की जनगणना, जो कि अभी तक हमारी लेटेस्ट ही है, जो 2021 में आने वाली थी, वो कोरोना की वजह से यहाँ पीछे हो गई है। तो आगे डाटा कब आएगा ये कोई नहीं जानता। तो अभी हमारे लिए 2011 का जो सेंसस है वही इंपॉर्टेंट है। तो 2011 की जो जनगणना है वो भारत की 14वीं नंबर की जनगणना है, यहाँ आप देख रहे हैं। और स्वतंत्र भारत की ये 6वीं जनगणना है। मतलब 2011 का जो सेंसस है, अगर पूरा ओवरऑल इंडिया का सेंसस देखा जाए तो उसमें 14वें नंबर पे है, और आज़ादी के बाद वाले जितने भी सेंसस हुए हैं उसमें ये 6वें नंबर के क्रम पे आता है। तो आप बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है, इसमें से सही कौन सा है? मतलब यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब यह है कि नॉन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी तो सही नहीं है, सब कुछ उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। सही बात यह है कि 1881 में जब लॉर्ड रिपन आता है, मेयो के समय में शुरू होती है, लेकिन वो बड़ी अस्त व्यस्त होती है। 10 साल के अंतराल पे, या रेगुलर उसको कराने का कोई सिस्टम नहीं होता है। तो यहाँ जो डेट दी है और नाम दिया है उसको हम लोग सही नहीं मानते। देखिए, लॉर्ड रिपन के समय में 10 वर्ष के अंतराल पे जनसंख्या का क्रमवार आकलन शुरू होता है। सीक्वेंस यहाँ रहता है, एक के बाद एक ये होती है। और 2011 की जो जनगणना है, तो यहाँ आपको डेट याद रखनी है। डेट कौन सी है? ये 1881 है, न कि 1872। और लॉर्ड मेयो नहीं होगा बल्कि रिपन होगा। और 2011 का जो सेंसस था, ये भारत की 15वें नंबर की जनगणना है, ठीक है। और स्वतंत्र भारत का अगर गिना जाए तो उसमें ये 7th पोजीशन पे आता है, यानी 7वें नंबर की जनगणना है। अर्थात जो आगे आएगी वो 8वीं होगी। तो इसलिए हमने डी को चुना है, अर्थात इसमें से कुछ भी सही नहीं है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें कहा गया कि मातृ मृत्यु दर, यानी जो माताओं की या जो प्रसूताएं होती हैं उनकी मृत्यु दर होती है, तो उसके नवीनतम आंकड़ों से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। और इसमें हर प्रदेश के हिसाब से जो मृत्यु दर है वो दी हुई है। पहले वाले में कहा गया कि उत्तर प्रदेश की मातृत्व मृत्यु दर ये 197 है। उसके बाद मध्य प्रदेश की कितनी है? तो 173 है। असम की कितनी है? तो 219 है। और भारत में टोटल अगर देखा जाए तो 117 है। ये पूरा डाटा हमने देखा। वही चीज़ यहाँ अंग्रेजी में दी है कि मतलब ये मैटरनल जो मोर्टेलिटी रेट है वो यूपी का दिया हुआ है 197, वैसे ही यहाँ पे एमपी का दिया हुआ है 173, और बाकी भी आप देख रहे हैं। बताइए इसमें से सही कौन सा है? प्रश्न आपने देखा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा तो सही है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो तीसरा वाला है वो गलत है। यहाँ पर भारत का जो दिया है डाटा, ये तीसरा और चौथा ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। असम का अगर आप देखें तो असम की जो मृत्यु दर है वो 219 नहीं है बल्कि 215 है, ठीक है, 215 है, इसको हमेशा याद रखिएगा। और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है इंडिया का वो कितना है? वो 113 है। यहाँ पर 117 दिया है। तो इसलिए दोनों ही डाटा यहाँ गलत है और इनको हम नहीं चुनेंगे। तो ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा इसमें सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 को आप देखिए।
इसमें ये कहा गया कि शिशु मृत्यु दर, अभी हमने माता की मृत्यु देखी है, मतलब उस दर को गिना है। अब इसके बाद जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनकी मृत्यु दर, इसके जो नवीनतम आंकड़े हैं उसके संबंध में आपको गलत विकल्प का चयन करना है। यहाँ जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वही आपको चूज करनी है। तो भारत की जो शिशु मृत्यु दर है वो यहाँ पर दी हुई है, वो है 36। ठीक है, ये कितनी है? 36 है, ऐसा दिया है। उसके बाद भारत की जो शिशु मृत्यु दर शहरी, अब यहाँ पे ग्रामीण और शहरी के हिसाब से बांट दिया गया है। तो जो अर्बन यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इंडिया का, उसे बताया गया है कि ये 23 है। और ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इंडिया का, ये रूरल सेक्टर में अगर देखा जाए तो 32 है। इस प्रकार से ये 3 डाटा यहाँ पर दिया है। इसमें से गलत क्या है बताइए? तो ये जो तीसरा प्रश्न है इसे ध्यान से देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा इसमें गलत है। इसे फिर से देख लेते हैं, पहला और तीसरा इसमें गलत है। मतलब आप देखिए इसे, भारत की जो शिशु मृत्यु दर है वो 32 है, ठीक है, यहाँ पर ये 32 होगा, 36 नहीं होगा। दूसरा, भारत की जो शिशु मृत्यु दर है शहरी, वो ठीक दिया है 23 है, तो इसीलिए हमने दूसरे को इसमें गलत नहीं चुना। और जो ग्रामीण मृत्यु दर है वो 36 है, तो यहाँ उल्टा दे दिया है, मतलब ये यहाँ पर होना चाहिए था और ये यहाँ पर होना चाहिए था। तो फिलहाल हमने इसका सी वाला ऑप्शन चुना है, इसमें हमें गलत ही चुनना था। इसके बाद आगे चले तो प्रश्न संख्या 4 को आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, यानी जो यहाँ पे डाटा है वो किसका है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का है। तो उसके हिसाब से भारत की कुल प्रजनन दर के नवीनतम जो आंकड़े हैं, मतलब लेटेस्ट वाले, उसमें संबंधित आपको सही विकल्प का चयन करना है। नीचे दिया है भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी प्रजनन दर है, वो 2.2 यानी 2.2 है। उसके बाद दिया हुआ है कि टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया अर्बन सेक्टर में 1.7 है, यानी कुल प्रजनन दर शहरी क्षेत्र में। और उसके बाद टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया रूरल सेक्टर में अगर देखा जाए तो 2.9 है। ये डाटा दिया है, इसमें से आपको जो सही है उसका चयन करना है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 4, और इसका जो करेक्ट आंसर है ध्यान से देख लीजिए, ए वाला हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा तो सही है, पहला सही है और दूसरा सही है, इसीलिए हमने ए को चुना है। लेकिन तीसरे वाले में क्या खराबी थी? तो तीसरे वाले में खराबी ये है कि ये जो प्रजनन दर है ये 2.9 नहीं होगी, बल्कि 2.4 होगी। यहाँ पे जो डाटा है ये 2.4 होगा, न कि 2.9। आगे बढ़ते हैं, इसका ए वाला करेक्ट था। प्रश्न संख्या 5 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारत की कुल जन्म दर के नवीनतम आंकड़ों से संबंधित जो सही विकल्प है उसका आपको चयन करना है। तो भारत की कुल जन्म दर जो है वो 20 है। भारत की कुल जन्म दर अगर शहरी क्षेत्र में यानी अर्बन सेक्टर में हम देखें तो वो 17.6 है। यहाँ पर बात हो रही है बर्थ रेट की, ठीक है। तो ये जो बर्थ रेट है ये टोटल अगर इंडिया का देखें अर्बन सेक्टर में तो 17.6 है, और उसके बाद ये जो ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल सेक्टर है यहाँ पे अगर टोटल बर्थ रेट देखा जाए तो ये 21.6 है। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? ये पूरा जो जन्म दर का डाटा दिया हुआ है कौन सा सही बताइए? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा इसमें सही है। पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन दूसरा वाला इसमें गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि भारत की कुल जो जन्म दर है शहरी क्षेत्र में अर्बन सेक्टर में वो 16.7 है और यहाँ पर 17.6 दिया है। तो इतना जो माइनर डिफरेंस है ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि सेंसस का डाटा बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये पीछे से घिसती हुई आ रही है। तो आयोग हर तरीके से क्वेश्चन पूछ चुका है और इसलिए आपको कठिन प्रश्नों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद चलते हैं आगे, तो प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ मृत्यु दर के बारे में कहा गया है। जन्म दर को हमने पीछे देखा, अभी मृत्यु दर है। तो इसमें कहा गया है कि भारत में कुल जन्म दर का जो नवीनतम आंकड़ा है उसके हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कीजिए। तो जन्म दर का जो पूरा आंकड़ा है उसी में जो डेथ रेट है उसको भी देखा जाता है, ठीक है। यहाँ जो डाटा दिया है उसे ध्यान से देखिएगा। तो टोटल डेथ रेट ऑफ इंडिया ये कितना है? 6.5 है। इसके बाद टोटल डेथ रेट ऑफ इंडिया अर्बन सेक्टर में देखें तो 5.7 है, यहाँ आप देख रहे हैं। और भारत में जो टोटल यहाँ पे डेथ रेट है रूरल सेक्टर में यानी ग्रामीण क्षेत्र में वो 6.3 है। आप बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है? यहाँ मृत्यु दर की बात हो रही है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। कुछ भी तो सही नहीं है, मतलब यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा था, सभी जो डाटा दिया है वो गलत दिया है। सही बात यह है कि भारत में जो टोटल डेथ रेट है वो कितना है? 6.2 है, यहाँ पे 6.5 दिया है। भारत की कुल मृत्यु दर कितनी है? 6.2 है। और उसी हिसाब से आप देखें तो जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे 5.1 है, ये 5.7 नहीं होगा बल्कि 5.1 होगा। और उसके बाद आप ग्रामीण क्षेत्र को देखेंगे तो वहाँ पे 6.7 है और यहाँ दिया है 6.3। तो आप देख रहे हैं कितना माइनर डिफरेंस है और उसी से सवाल गलत हो सकता है। तो इसलिए इसे ध्यान से देखना है, इसमें जितना भी डाटा है वो गलत दिया है और इसीलिए हमने डी को चुना है। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो भारत में शिशु लिंगानुपात का जो नवीनतम आंकड़ा है उसके संबंध में आपको सही विकल्प का चयन करना है। भारत का शिशु लिंगानुपात 921 है। ये शिशु लिंगानुपात का मतलब ये है कि बालकों की तादाद जो 1000 है उस पर बालिकाओं की संख्या, वैसे ही महिला और पुरुष के बीच में भी होता है। तो यहाँ 921 यानी 1000 जो पुरुष हैं अर्थात बालक हैं उन पे 921 बालिकाएं हैं। उसके बाद नीचे देखिए चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी जो शिशु लिंगानुपात है वो हाईएस्ट है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 976 है।
उसके बाद चाइल्ड सेक्स रेशियो ये लोवेस्ट है हरियाणा का 834, हरियाणा इस मामले में बदनाम हो जाता है बेचारा। और उसके बाद चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ उत्तर प्रदेश, हमारे प्रदेश की जो स्थिति है उसमें 903 है, यानी 1000 जो यहाँ पे मेल हैं उनकी तुलना में 903 जो है वो फीमेल है। इसे आपने देखा, तो बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा है। ये चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया की बात हो रही है, पूरा आप देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है, ये 7वें नंबर का आप प्रश्न देख रहे हैं, ये जो 7वें नंबर का प्रश्न है इसका सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि इसमें से करेक्ट सिर्फ सी वाला है। चाइल्ड सेक्स रेशियो लोवेस्ट है हरियाणा का और वो सही दिया है 834, बाकी जितने हैं वो गलत है। भारत का जो टोटल चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 919 है और यहाँ दिया है 921, इससे कम है, ठीक है, इससे कम है, ये 919 है। और अरुणाचल प्रदेश का कितना है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है, लेकिन 972 है, यहाँ 976 दिया है, ये 972 होगा। और हरियाणा का जो शिशु लिंगानुपात है वो तो आपने देखा सही है। इसके बाद यूपी का जो दिया है वो भी गलत दिया है। यूपी का जो शिशु लिंगानुपात है वो 903 नहीं बल्कि 902 है। तो इस प्रकार से हमने इन्फॉर्मेशन देखी और इसका जो एकदम एग्जैक्ट सही है वो सी वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात के नवीनतम आंकड़ों से संबंधित जो सही विकल्प है उसका आपको सिलेक्शन करना है इसमें से। तो भारत में अगर जन्म के समय का जो सेक्स रेशियो है उसको देखा जाए तो उस समय का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, 897 ऐसा दिया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो वहाँ जन्म के समय जो सेक्स रेशियो है ये टाइम ऑफ बर्थ के समय का है, तो ये आपका 958 है। इसके बाद आप देखिए उत्तराखंड में ये जो लिंगानुपात है ये 840 है और यूपी में कितना है, 878 है। ये जन्म के समय की बात हो रही। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 8 आप पूरा देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें देखिए जो दूसरा और तीसरा है वो तो सही है, लेकिन पहला और चौथा दोनों गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि भारत में जन्म के समय जो लिंगानुपात है वो 899 है और यहाँ पर दिया है 897। ये कितना होगा, 899 होगा, यानी 899। और उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 878 नहीं बल्कि 880 है। ये पूरा डाटा है। इसके बाद चलते हैं आगे। इसका जो बी वाला ऑप्शन था वो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ये कहा गया कि भारत में जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, ठीक है, उनकी मृत्यु दर के नवीनतम आंकड़ों से संबंधित जो गलत विकल्प है, यहाँ जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो आपको चूज करनी है। 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर का आंकड़ा दिया हुआ है लेटेस्ट वाला। तो इसमें भारत में अगर देखा जाए टोटल ओवरऑल इंडिया का तो 36 है, 36 है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है 56 और सबसे कम केरल में है 12। यूपी में अगर देखा जाए तो कुछ खास तारीफ वाली स्थिति नहीं है, 49 है, ऐसा दिया हुआ है। आप बताइए गलत क्या है। पूरा प्रश्न आपने देखा। नॉन ऑफ दीज को अगर आप चुनेंगे तो इसका मतलब ये है कि सभी सही है, कुछ भी गलत नहीं। बताइए। देखिए प्रश्न संख्या 9 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये है कि इसमें तीसरा और चौथा ये दोनों जो है ये गलत है। लोवेस्ट केरला का है और ये 12 है और यूपी का जो है ये 49 है। यही दोनों इन्फॉर्मेशन इसमें गलत है। बाकी जो पहला और दूसरा है वो बिल्कुल सही, ठीक है, इसे आप देख लीजिए। पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है और इसीलिए हमने इसमें जो तीसरा और चौथा यानी सी वाला ऑप्शन है उसको चुना है। देखिए केरल का अगर देखा जाए तो सबसे कम है और ये 10 है। इसकी संख्या कितनी है, 10 है। और यूपी में अगर आप देखें तो 49 नहीं है बल्कि ये 47 है। इस हिसाब से चलेंगे और इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसके बाद 10 को देखिए। प्रश्न संख्या 10 में ये कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द लेटेस्ट डाटा ऑफ नेचुरल ग्रोथ रेट इन इंडिया। मतलब प्राकृतिक जो यहाँ पे समृद्धि दर है उसके नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से कुछ स्टेटमेंट दिया है और उसमें से आपको जो करेक्ट है वो चूज करना है। तो पहले वाले में कहा गया कि भारत की प्राकृतिक समृद्धि दर जो है वो 13.8 यानी 13.8 है और भारत की जो प्राकृतिक समृद्धि दर है शहरी क्षेत्र में यानी अर्बन सेक्टर में वो 11.6 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद जो प्राकृतिक समृद्धि दर है ग्रामीण क्षेत्र में वो 13.9 है, यानी यहाँ पर बात हो रही है नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया की, रूरल अर्बन और इसके अलावा जो ओवरऑल इंडिया है। तो आप बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। पूरा प्रश्न आपने देखा, विकल्प आप देख ही रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आप ध्यान से देखें ए वाला होगा, यानी पहला और दूसरा तो सही है, ठीक है, इसमें पहला और दूसरा सही है, लेकिन जो तीसरा वाला डाटा है वही गलत दिया है। तो इसमें हम ए को चुनते हैं, ये दोनों सही है। तीसरे वाले में दिक्कत क्या है, तीसरे वाले में दिक्कत यह है कि इसका जो डाटा है वो गलत है, 14.9 होगा, ठीक है, यहाँ 13.9 नहीं होगा बल्कि 14.9 होगा, इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिए 11वें नंबर का प्रश्न और इसमें कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यूपी का जो सेंसस है 2011 का प्रदेश के हिसाब से भी आया था, तो वो पुराना वाला ही सेंसस है और उसके आधार पे 3 डाटा यहाँ दिए हुए हैं। एक तो उत्तर प्रदेश की जो शिशु मृत्यु दर है वो दी हुई है, वो कितनी है, 47 है, यहाँ देखिएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की कुल जो प्रजनन दर है वो 2.9 है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो कुल जन्म दर है वो 25.6 है, ये आपने देखा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश 47, टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ यूपी ये दिया हुआ है 2.9 और टोटल बर्थ रेट ऑफ यूपी ये दिया हुआ है 25.6। आप बताइए कि इसमें से करेक्ट क्या है। पूरा प्रश्न आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। पहला और माफ कीजिएगा दूसरा और तीसरा इसमें सही है,
ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, तो दूसरा और तीसरा इसमें एकदम सही है, लेकिन जो पहला वाला है वही गलत है। मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश ये 47 दिया है, जबकि ये कितना है 43 है। यहाँ पर जो डाटा है इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 43 है। और फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे आप। सही विकल्प का आपको चयन करना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा ये दिया हुआ है। पहले वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट इन इंडिया। मतलब जो नेचुरल ग्रोथ रेट है उत्तर प्रदेश की वो पूरे इंडिया में हाईएस्ट है। और उसके बाद स्टेट ऑफ केरला हैज़ द हाईएस्ट बर्थ रेट इन इंडिया। मतलब जन्म दर की अगर बात की जाए तो केरला में ये सबसे उच्च है पूरे भारतवर्ष में। और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। इस प्रकार से ये 3 अलग अलग डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप बताएंगे कि इसमें से सही कौन सा है, देख लीजिए। और इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि इसमें से कुछ भी सही नहीं, सबका सब गलत है। बिहार राज्य को आप जानते ही हैं, यहाँ पर प्राकृतिक समृद्धि दर जो है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब जो नेचुरल यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ रेट यहाँ मैक्सिमम है। और बिहार राज्य का है कितना, तो ये 20.3 है। ठीक है, पहले वाले स्टेटमेंट को आपने देखा, इसीलिए गलत है। उसके बाद बिहार राज्य की जो जन्म दर है वो भी सबसे ज़्यादा है। वो कितनी है, तो 26.2 है। यहाँ पर आप देखें तो 26.2 ये बिहार राज्य की जो टोटल बर्थ रेट है उसके बारे में कहा जा रहा है, और ये सबसे मैक्सिमम है। और टोटल फर्टिलिटी रेट भी बिहार राज्य की ही ज़्यादा है, 3.3। इस हिसाब से करेंगे तो इसका डी वाला हो जाएगा, इसमें से कुछ भी सही नहीं। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 को आप देखेंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे यूपी का ही सेंसस है 2011 का, और इसमें ये कहा गया है कि जो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है वो सोनभद्र है। ठीक है, जिलेवार भी देखा जाता है, तो जिला यहाँ बताया गया। तो नॉर्दर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का वो सोनभद्र है। साउदर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का वो सहारनपुर है। ईस्टर्न मोस्ट को अगर देखा जाए तो वो बलिया है, और वेस्टर्न मोस्ट को अगर आप देखें तो वो शामली है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। बताइए इसमें से रॉन्ग क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन आपको चूज करनी है। ये भी सेंसस का ही डाटा है, सेंसस में ये सब भी देखा जाता है, देख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 13 जो आप देख रहे हैं इसका ए वाला हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा इसमें यहाँ पर मैं लिख दिया है। ठीक है, पहला और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो इसमें गलत होगा। गलत विकल्प का हमें चयन करना है, मतलब पहला और दूसरा इसमें गलत है, तीसरा और चौथा सही। तो सही इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए इसमें अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है, नॉर्दर्न मोस्ट जो है वो सहारनपुर है, और यहाँ दे दिया है सोनभद्र, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और सबसे जो साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो सोनभद्र है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तीसरे चौथे में दी है वो सही है, तो इसमें हमें गलत चुनना था, हमने ए को चुना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 को देखिए। 2011 का जो सेंसस था उसके संबंध में आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यूपी का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो जिला है वो इलाहाबाद है, यानी प्रयागराज। इसके बाद सबसे कम आबादी वाला जो जिला है वो चित्रकूट है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला, मतलब पुरुषों की जो आबादी है वो यहाँ पे मैक्सिमम है, ये भी इलाहाबाद है। और सबसे ज़्यादा महिलाओं की जो तादाद है वो लखनऊ में है। ऐसे आपने देखा, तो बताइए इसमें से सही क्या है। ये भी डाटा है सेंसस का, और जिलेवार इसमें दिया हुआ है। तो इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो सी वाला है वो सही होगा। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, यहाँ पे नॉट करेक्ट बताना है या करेक्ट बताना है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। सही विकल्प इसमें से कौन सा होगा, दूसरा और चौथा होगा। ये वाला सही है और ये वाला, लेकिन पहला और तीसरा इसमें गलत है। अब ये गलत क्यों हो गया, देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जो जिला है, ठीक है, यहाँ अगर आप देखें तो इस प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। जैसे कि अभी करेक्ट और नॉट करेक्ट की बात हो रही थी, तो इसमें यहाँ पर गलत विकल्प का आपको चयन करना है। जो नॉट करेक्ट हो वो ऑप्शन चूज करना है। तो जब नॉट करेक्ट आप चूज करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, यानी दूसरा और चौथा ये दोनों जो है, मतलब यहाँ आप देख रहे हैं ना, दूसरा और चौथा यही दोनों गलत है। पहला और दूसरा तो सही है, मतलब देखें जिलेवार आप तो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा आबादी है, सही बात है। और जो मेल पॉपुलेशन है वो भी वहीं पर हाईएस्ट है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन जो लोवेस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है वो महोबा है, ये आपने सेंसस में पढ़ा होगा। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन वही इनकरेक्ट वाला है, तो उसको बना लीजिएगा। महोबा जो है ये सबसे कम आबादी वाला जिला है, और सबसे अधिक जो महिलाओं की आबादी वाला जिला है वो इलाहाबाद है, न कि लखनऊ। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा इसका सी वाला होगा। यहाँ पे हमें गलत विकल्प का चयन करना था। इसके बाद चलते हैं आगे, तो प्रश्न संख्या 15 को आप देख पा रहे हैं, और इसमें यह कहा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द टॉप 4 हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन एज ग्रुप ऑफ 0 to 6। मतलब जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की जो पॉपुलेशन है बच्चों की, उसके मामले में हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको आपको यहाँ पे अरेंज करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये मुरादाबाद है, इसके बाद इलाहाबाद है, आजमगढ़ है और सीतापुर है। बताइए इसमें से कौन सा होगा, इसको आपको अरेंज करके देखना है। पहले कौन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सबसे जो कम वाला है उसको सबसे पीछे रखेंगे। तो इसका जो अरेंजमेंट है आप भी जानते हैं कि इसमें इलाहाबाद सबसे ऊपर रहेगा, प्रयागराज, तो इसे आपने देखा। उसके बाद तब मुरादाबाद है, फिर सीतापुर है, और तब जाकर आजमगढ़ है। तो इस हिसाब से इसे अगर अरेंज करेंगे आप तो जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, यानी दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा ये इसका सही अरेंजमेंट होगा।
इसके बाद चलते हैं आगे, तो प्रश्न संख्या 16 आपको दिखाई दे रहा है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, अब यहाँ पर गलत का चुनाव करना है। रिलेटेड टू लिटरेसी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश, अभी पीछे हमने जीना मरना देखा है, पैदा होना देखा है, माता की मृत्यु, शिशु की मृत्यु, ये सब देखा। अभी हम लोग साक्षरता देख रहे हैं, जो कि सेंसस का ही एक हिस्सा होता है और ये अभिन्न अंग है। तो लिटरेसी रेट के मामले में अगर यूपी को देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। देखिए पहले वाले में दिया है कि मेल लिटरेसी रेट जो है वो 73.7 है। याद रखिएगा ये इंडिया का नहीं दिया है, ये यूपी का दिया है। उसके बाद महिला साक्षरता यानी जो फीमेल लिटरेसी है उसकी बात करें तो वो 52.7% है। और टोटल जो लिटरेसी रेट है अगर ओवरऑल देखा जाए यूपी का तो वो 67.7% है। इस प्रकार से दिया है। आप बताइए कि इसमें से सही गलत विकल्प कौन सा है। यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको चूज करनी है। पूरा 16वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा ये दोनों यहाँ पर गलत हैं, ऐसे दिया हुआ है। मतलब इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो पुरुष साक्षरता है वो कितनी है, 77.3 है और यहाँ पर दिया है 73.7। तो ये डाटा गलत है, इसको याद कर लीजिएगा। एक एक अक्षर महत्वपूर्ण हो गया है। अब सेंसस पुराना हो गया है तो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। तो 77.3% ये जो मेल लिटरेसी है वो है, और फीमेल लिटरेसी की अगर बात करें तो वो काफ़ी कम है। यहाँ पर फीमेल लिटरेसी के मामले में 57.2% है। बिहार से थोड़ी ही अच्छी कंडीशन हमारी है। बाकी जो है वो कुल साक्षरता के बारे में देखा जाए तो सही। तो इसमें हम विकल्प कौन सा चुनेंगे, ए वाला चुनेंगे, यानी पहला और दूसरा, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखते हैं 17 को। तो यहाँ पर 17वें नंबर के प्रश्न में कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये भी अकॉर्डिंग टू यूपी का सेंसस 2011। नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से आपको जो सही है, मतलब 3 गलत है, एक ही सही है, उसका चुनाव करना है। संपूर्ण भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर यानी जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो 19.7% है। मतलब एक दशक यानी 10 साल का जो अंतराल होता है उसमें इतनी बढ़ोतरी हुई, ये पूरे भारत की। और यूपी के बारे में अगर देखा जाए तो इसकी जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, 22.20%। इसके बाद देखिए यूपी की जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है पुरुषों के हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब एक 10 साल का जो गैप है उसमें पुरुष कितने बढ़े, तो उसमें वृद्धि को अगर देखें तो 19.31% है। और महिलाओं की जो दशकीय वृद्धि दर है यूपी में वो 23.21% है। तो आप बताइए कि ये जो 17 है इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, मेल पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, मतलब उसकी ग्रोथ रेट वो 19.31% है। बाकी जितनी है वो गलत दिया है। इसमें अगर आप सही डाटा जानना चाहें तो भारत की जो टोटल यहाँ पे जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है वो 17.7 है, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। और उसके अलावा यूपी की जो जनसंख्या की टोटल दशकीय वृद्धि दर है उसको अगर हम देखें तो वो 20.22 है। ठीक है, ये डाटा आपको याद रखना है। और महिलाओं का अगर आप देखें तो वो 21.23 है, और ये तीनों ही डाटा यहाँ पे 23 है। ठीक है, 21.23 है और यहाँ पे 23.21 दिया था, तो इसलिए ये तीनों गलत हो गए और इसका जो सही है वो सिर्फ सी वाला है। इसके बाद चलते हैं आगे, तो 18 को आप देख रहे हैं। सबसे कम जो डिकेडल ग्रोथ रेट है उसके संबंध में जुड़े हुए 4 जिलों के बारे में यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। मतलब सबसे कम कहाँ पे है उसको सबसे पहले रखेंगे, उससे थोड़ी सी ज़्यादा जहाँ पे है उसको उसके बाद रखेंगे। ऐसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देख लीजिए, तो इसमें अगर आप अरेंजमेंट को देख लें, फतेहपुर दिया है, हमीरपुर दिया है, कानपुर नगर दिया है, कानपुर देहात नहीं है याद रखिएगा, और बागपत है। बताइए इसमें से कौन सा होगा, मतलब कौन सा सीक्वेंस या अरेंजमेंट जो है वो परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, और इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, यानी तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला, ये इसका क्रम होगा। इसमें अगर आप देखें तो कानपुर नगर का जो है इसका डी वाला ऑप्शन होगा। कानपुर नगर का आप देखें तो 9.9% है। हमीरपुर को अगर आप देखें तो 11.1 है। बागपत को अगर आप देखें तो 11.9 है। और फतेहपुर को अगर आप देखें तो 14.1 है। तो यही अरेंजमेंट इसका है, मतलब लोवेस्ट जो 4 डिकेडल ग्रोथ रेट वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी बात हो रही। इसके बाद आगे चलें तो 19 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द टॉप 4 पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। पीछे हमने ग्रोथ रेट वगैरह देखा, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी देख रहे हैं, यानी जनसंख्या घनत्व, आबादी कितनी घनी है ये इससे मालूम हो जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें पता लगती। तो यहाँ हमें ये देखना है कि जो टोटल 4 पॉपुलेशन डेंसिटी है, टॉप वाले, मतलब जहाँ पे जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, वो टॉप 4 जिले आपको देखने हैं। इसमें से अरेंज करना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो पहले रहेगा और उसी क्रम में आगे बढ़ेगा। तो गाजियाबाद को आप देख रहे हैं, वाराणसी है, लखनऊ है और भदोही है। मतलब भदोही का पुराना नाम था संत रविदास नगर, तो अभी वो नाम खत्म हो गया है, अभी उसका नाम परफेक्टली भदोही है। तो इसे आप देख रहे हैं। बताइए इसमें अरेंजमेंट कैसे करेंगे। भदोही एक छोटा सा जिला है जो कि पहले बनारस जो क्षेत्र था उसका हिस्सा हुआ करता था, और ये इलाहाबाद और बनारस के बीच में सैंडविच की तरह से, तो इसमें दोनों संस्कृतियों का मेल पाया जाता है। काशी प्रयाग मध्यस्थ ना, तो यहाँ आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। देखिए इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ए का मतलब ये है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये अरेंजमेंट एकदम सही है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, तो अगर गाजियाबाद का आप देखें तो ये कितना है, 3971 है। मतलब आप सोच लीजिए कितनी ज़्यादा सघन आबादी है।
मतलब ये पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में 3,971, और वाराणसी इससे तनिक भी पीछे नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2,395 है, बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन है। लखनऊ यहाँ से थोड़ा हल्का है, ये 1816 है, और भदोही का अगर आप देखें तो 1555 है। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इनकी आप 1555 के तौर पे देख रहे हैं। तो ये क्रम पहले से ही सही है। ठीक है, इसमें अरेंज करने की आपको आवश्यकता नहीं थी। आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, इसका जो ए वाला है वो सही होगा। आगे बढ़े, इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को आप देखेंगे। सही यहाँ पे देखिए सही गलत दोनों दे दिया है, तो इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसको आप पढ़ सकते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। उत्तर प्रदेश का जो सेंसस है उसी को अभी हम लोग इसमें बेस बना रहे हैं। तो 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि जो यहाँ पे लिटरेट पॉपुलेशन ग्रोथ है, वैसे हमने पॉपुलेशन ग्रोथ को देखा है, लेकिन जो लिटरेट पॉपुलेशन ग्रोथ है वो यूपी में अगर देखी जाए तो यूपी जो है वो पूरे देश में दूसरे स्थान पर आता है इस मामले में, सेकेंड स्टेट। और इन टर्म ऑफ लिटरेसी इन कंट्री ऑल स्टेट, अगर पूरे राज्यों को हम देखें तो यूपी की जो रैंक है वो 29th है, मतलब 29वां स्थान है। और रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन 15 इन द कंट्री इन टर्म ऑफ डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये 3 अलग अलग इसमें डाटा दिया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। प्रश्न आपने देखा, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, ये 20वां प्रश्न आप देख रहे हैं, बी वाला हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा इसमें सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो साक्षर जनसंख्या वृद्धि दर है, मतलब साक्षरों की तादाद बढ़ती है साल दर साल, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो साक्षर जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें देखा जाए तो 57.25 इसका हो जाएगा, मतलब 57.25 ये देश में तीसरे स्थान पर है, न कि दूसरे स्थान पे। और यहाँ दिया हुआ है सेकंड, इसीलिए हमने पहले को नहीं चुना है, सेकंड नहीं है बल्कि थर्ड पोजीशन पे है, और है कितना, तो 57.25। इसके बाद चलते हैं आगे। 3 ही स्टेटमेंट है, पहला गलत क्यों था वो आपने देखा। 21 को देखिए, यहाँ पर आपको जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है, वही यूपी का ही डाटा है। तो 3 स्टेटमेंट फिर से हैं। पहले वाले में कहा जा रहा है कि द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये गौतम बुद्ध नगर है, मतलब जहाँ पे साक्षरता सर्वाधिक है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट, ये कानपुर नगर है। ठीक है, मेल लिटरेसी के मामले में। और हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी की अगर बात की जाए तो इसमें लखनऊ ये पहले स्थान पर है। तो आप बताइए कि गलत क्या है। प्रश्न आपने देखा 21, और 21 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये है कि दूसरा और तीसरा, ठीक है, दूसरा और तीसरा ये दोनों गलत हैं। सही क्या है, उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है, और है कितना, तो 88.1 है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जो जिला है वो कानपुर नगर है, इसमें लखनऊ को घुसा दिए हैं, तो ये डाटा गलत है। सिर्फ पहला वाला इसमें सही है और बाकी जो दूसरा तीसरा है वो गलत है। तो इसीलिए हमने गलत चुनना था इसमें, तो सी वाले को चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं, 22 को देखते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए, यहाँ पर सेंसस वही है यूपी वाला। तो न्यूनतम अभी हमने हाईएस्ट देखा है, यहाँ पर लोवेस्ट देख रहे हैं। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है उत्तर प्रदेश में बहराइच है, यहाँ आप देख रहे हैं। और न्यूनतम जो पुरुष साक्षरता दर है यानी मेल लिटरेसी रेट है वो बलरामपुर में है, और सबसे कम जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो बदायूं में है। तो आप बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। प्रश्न आप देख रहे हैं, विकल्प भी देख रहे हैं, और आप जानते हैं कि इसमें जितना डाटा दिया है सब फालतू का है। इसका डी वाला सही हो जाएगा, मतलब नॉन ऑफ दीज, कुछ भी तो सही नहीं है। यूपी में अगर आप देखें तो जो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है वो श्रावस्ती है। ठीक, और न्यूनतम अगर पूरा जो मेल लिटरेसी है उसको आप देखें तो इसके मामले में श्रावस्ती है, और महिला साक्षरता के मामले में भी सबसे जो फिसड्डी है वो श्रावस्ती है। मतलब महिला साक्षरता की अगर आप बात कीजिएगा तो 34.8% मात्र इतनी साक्षरता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन है। इसके बाद 23 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट सेक्स रेशियो ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब ये सेंसस दिया है और इसमें आपको जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। मतलब 3 इसमें करेक्टली मैच है और एक जो है वो मिसमैच है, और वही आपको इसमें से चुनना है। तो गौतम बुद्ध नगर का यानी GBN का 851 है, यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद बागपत का 861 यानी 861 है। उसके बाद हमीरपुर का 863 है, और औरैया को अगर आप देखें तो ये 864 है। आप बताइए इसमें से गलत क्या है। प्रश्न आपने देखा, और 23 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये हमीरपुर का जो दे रखा है ना ये गलत है, इसमें ये 863 नहीं होगा। हमीरपुर का असल में क्या होगा, यहाँ अगर आप देखें तो गौतम बुद्ध नगर का 851 है, बागपत या हमीरपुर का 861, यहाँ आप देखें इसका सी वाला ऑप्शन होगा। मतलब ये गलत है, आप जानते ही हैं, इसमें 861 होना चाहिए। ठीक है, बागपत और हमीरपुर दोनों का सेम है, तो ऊपर वाला तो सही दिया है, नीचे वाला गलत दिया है, इसलिए हमने सी को चुना है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 24 में आप इनकरेक्ट को चूज करेंगे, और इनकरेक्ट को यहाँ पे कैसे चूज करेंगे, यूपी का सेंसस है, और यूपी का ये आप देख सकते हैं, इसमें यूपी के अलावा भारत से भी इसको कंपेयर किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की यानी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसकी बात हो रही है, शेड्यूल ट्राइब्स की, उनकी जनसंख्या का प्रतिशत, टोटल जो आबादी है उसमें इनकी जो तादाद है उसका प्रतिशत कितना है, 0.6% है। इसके बाद जो शेड्यूल ट्राइब है उनकी जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 6.8% है,
और उत्तर प्रदेश की जो अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात है वो कितना है, ये 951 है। तो आप बताइए कि ये जो 3 इन्फॉर्मेशन है इसमें से गलत कौन सा है। यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो आपको चूज करना है। प्रश्न आपने देखा, और 24 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ आप ध्यान से देख लीजिएगा, बी वाला हो जाएगा, यानी सिर्फ दूसरा इसमें इनकरेक्ट है। बी वाले को अगर आप चुनते हैं तो ओनली सेकंड ये वाला इसमें डाटा जो है ये सही नहीं, बाकी दोनों सही है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या अगर भारत के टोटल आबादी का देखा जाए तो ये कितनी है, ये 8.6% है, और यहाँ पर 6.8 दिया है, उल्टा दे दिया है, तो इसीलिए दूसरा वाला गलत है, पहला तीसरा सही है, और हमने बी को चुना है। आगे चलते हैं। 25 को आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की धर्मधारित जनसंख्या, मतलब यहाँ पर रिलीजियस या रिलीजन बेस्ड जो पॉपुलेशन है उसके बारे में अगर कहा जाए तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। मुस्लिमों की तादाद, ये सेंसस के रिकॉर्ड के हिसाब से ही है, तो मुस्लिमों की तादाद 19.26%, मतलब इनकी प्रतिशतवार दिया हुआ है। सिखों की अगर देखा जाए तो 0.32%, यानी 0.32%। ईसाइयों का अगर आप देखें तो 0.22%, और जैनों का अगर आप देखें तो 0.19%, इस हिसाब से बना हुआ है। आप बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा है। प्रश्न आपने देखा, तो धर्म आधारित जो जनसंख्या है उसको अगर आप देखेंगे तो इसमें डी वाला हो जाएगा, कुछ भी सही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन चूज करना था और इसमें कुछ भी सही नहीं है। हिंदुओं की तादाद अगर आप देखें तो ये 79.73% है, और उसके बाद ईसाइयों का अगर आप देखें तो ये 0.18 है, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए 0.22, ठीक है। जैनों का अगर आप देखें तो इनकी जो यहाँ पे तादाद है वो कितनी है, 0.11। इस प्रकार से आपने देखा, तो फिर आप कहेंगे कि पहला वाला तो सही दिया है, पहला वाला सही तो दिया है, लेकिन नीचे विकल्प भी तो देखिएगा। नीचे जो विकल्प दिए हैं उसमें अगर आप देखें तो पहले वाले ऑप्शन के साथ और भी चिपके हुए हैं, और बाकी सब इसमें गलत है, तो सिर्फ पहले को अलग से चुनने का इसमें कोई विकल्प ही नहीं है, तो इसीलिए हमने डी को चुना है। इसमें पहला वाला डाटा सही है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये मुस्लिमों का जो दिया है, बाकी तीनों गलत है, तो इसका हमने डी चुना है। इसके बाद चलें आगे, तो यहाँ पर 26 आप देख रहे हैं, इसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको चूज करनी है। सेंसस 2011 के हिसाब से भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 15.7% है, ठीक है। यहाँ जो तादाद है वो कितनी है, 15.7% है, और भारत में कुल जो 6,40,930 गांव पाए जाते हैं, गांव की तादाद यहाँ दी हुई है, और जहाँ देश की करीब 86.9% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। ये 2011 का डाटा है। उसके बाद वर्तमान में अगर देखा जाए तो वार्षिक वृद्धि दर भारत में कितनी है, 1.64% है, ये आपने देखा। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है, जो इनकरेक्ट है वो आपको चूज करना है। प्रश्न आपने देख लिया, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। पहला और दूसरा इसमें गलत है, पहला और दूसरा गलत है, तीसरा सही है। भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का अगर आप देखें तो 17.5% है, और यहाँ 15.7 दिया है। बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन हमारे पास है, और चीन पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर, आप जानते हैं, तो बहुत अच्छी खासी आबादी है, क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ज़्यादा। और भारत में जो गांवों की तादाद है वो 6,40,930 है, यहाँ पर कितना दिया है, उतना ही दिया है, तो गलत क्यों है। ये देश का जो टोटल परसेंट है, मतलब जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखा जाए तो वो 86.9% नहीं है, बल्कि 68.9% है। मतलब ग्रामीण आबादी कितनी है, ये 68.9%। इस हिसाब से इसे अरेंज करेंगे, तो इसका कुल मिलाकर जो करेक्ट ऑप्शन है वो मतलब ए वाला हो जाएगा, जिसमें कहा गया कि पहला और दूसरा गलत है, तीसरा सही है। इसके बाद चले आगे, तो 27 को आप देख रहे हैं। 27 में आपको जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। पहले वाले में कहा गया कि भारत के राज्यों या जो यूटीज हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके संदर्भ में दादरा नगर हवेली ये सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला क्षेत्र माना जाता है, मतलब यूनियन टेरिटरी माना जाता है। वर्तमान में स्थिति क्या है, तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक में मर्ज कर दिया गया है, और ये एक यूटी बन गया है। फिलहाल ये पीछे का डाटा है, तो उसी हिसाब से देखेंगे। और उसके बाद जो बी वाला है उसमें कहा गया कि भारत के राज्यों या जो यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश है उसके संदर्भ में नागालैंड को अगर आप देखें तो वहां पर सबसे कम वृद्धि दर, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई। और 15th नंबर की जो यहाँ पे आबादी जनगणना की जाती है, मतलब सेंसस किया जाता है, तो 15वीं जनगणना 2011 में ग्रामीण दश की वृद्धि दर, टोटल जो आबादी है उसमें जो ग्रामीण दश की वृद्धि दर है वो 13.2% है। और 15वीं जनगणना 2011 में जो नगरीय दश की वृद्धि दर है वो कितनी है, वो 31.8% है। तो आप बताइए इसमें से इनकरेक्ट क्या है। 27 को आप देख रहे हैं, इसका सी हो जाएगा, बाकी सब सही है, लेकिन जो सी वाला है वो सही नहीं है। रूरल डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो भारत में 15वें सेंसस के हिसाब से 13.2% है, यही वाला गलत है। तो सही क्या है, देखिए यहाँ पर जो रूरल एरिया है उसमें अगर ग्रोथ रेट को आप देखें तो 12.3% है, और यहाँ पर 13.2 दिया है, ये है कितना, 12.3% है। आगे चलते हैं। इसके बाद 28 को देखिए, तो 28 में ये कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा ऑफ सेंसस 2011, प्रशासनिक जो आंकड़ा है उसके हिसाब से। अब नीचे 3 स्टेटमेंट है, तो पहले वाले में कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सिटीज इन इंडिया, मतलब शहरों की तादाद कितनी है, ये सेंसस 2011 का डाटा है, बाद वाले का नहीं।
तो 7,393 ये टोटल नगर हैं। उसके बाद जो वैधानिक नगर है यानी सिचुएटरी टाउन्स हैं भारत में, वो कितने हैं? 4,041 हैं। जनसंख्या के जो जनगणना नगर हैं उनकी अगर कुल संख्या हम लोग देखें, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेंसस टाउन, तो वो कितने हैं? 3,892 ऐसे दिया हुआ है। आप बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा है? प्रश्न आपने देखा। और 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये है कि दूसरा और तीसरा तो इसमें सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। अगर भारत में टोटल जो नगरों की संख्या है उसको देखा जाए तो वो 7,933 है, और यहाँ पर कितना दिया है? 7,993 दिया है। 7,933 है एक्चुअली। इसके बाद आगे चले तो प्रश्न संख्या 29 को आप देख रहे हैं। इसमें गलत विकल्प का आपको चयन करना है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 33.16% है, और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये 66.84% है। आप बताइए इसमें से गलत क्या है? प्रश्न आप देख रहे हैं, और इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि बोथ, दोनों गलत हैं यहाँ पर। सही क्या है? देश की कुल आबादी को अगर हम देखें तो इसमें शहरी जो आबादी है उसका प्रतिशत ये 31.16% है, और करीब 68.84 जो परसेंट है ये जनसंख्या अभी भी गाँव में निवास करती है। तो ये आबादी का इसमें परसेंटेज दिया है और दोनों डाटा गलत है। इसके बाद चले आगे तो प्रश्न संख्या 30 को देखें। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जो 4 राज्य हैं उनको आपको अरेंज करना है। तो यूपी दिया है, बिहार दिया है, पश्चिम बंगाल है और महाराष्ट्र है। बताइए इसका अरेंजमेंट सही तरीके से क्या होगा? अगर ग्रामीण आबादी की बात की जाए तो सबसे इसमें जो पहले स्थान पर है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा स्थान है वो बिहार का है, तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है, और उसके बाद आता है महाराष्ट्र। तो ये पहले से ही अरेंज है, हमें कुछ करना ही नहीं था। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। तो इसमें कहा गया कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले 4 राज्यों से संबंधित जो सही विकल्प है उसका चयन आपको करना है। जनगणना 2011 का ही डाटा है। इसमें तमिलनाडु दिया है, महाराष्ट्र है, यूपी है और वेस्ट बंगाल है। इसमें आपको देख लेना है, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन की बात हो रही है, देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट अरेंजमेंट यहाँ पे हो जाएगा, शहरी आबादी की बात हो रही है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर होगा, जितने भी राज्य दिए हैं महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर होगा। उसके बाद तब जाकर यूपी होगा, उसके बाद तब तमिलनाडु है, और उसके बाद लास्ट में वेस्ट बंगाल है। तो इसमें जो अरेंजमेंट है वो कौन सा सही होगा? बी वाला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा, ठीक है। बी वाले को चुनते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो 32 को देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द 4 स्टेट विथ मिनिमम रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज। अब यहाँ पे 4 स्टेट है, फिर से आपको अरेंज करना है। तो मिजोरम दिया है, केरला दिया है, तमिलनाडु दिया है और गोवा दिया है। राज्यों के नाम चेंज हो गए हैं। तो अरेंज करके देखिए, यहाँ पे मिनिमम रूरल पॉपुलेशन की बात हो रही है, उसके परसेंट के हिसाब से आपको अरेंजमेंट करना है। प्रश्न आपने देखा, और इसका जो करेक्ट इसमें आंसर हो जाएगा वो बी वाला होगा। बी का मतलब यह है कि इसमें चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा ये क्रम सही है। गोवा को अगर आप देखेंगे तो 37.83 है, मिजोरम को अगर आप देखें तो ये 47.9 है। मतलब पहले गोवा सबसे न्यूनतम, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद तमिलनाडु है 51.6, और केरल का अगर आप देखें तो ये लास्ट में आएगा। मतलब यहाँ कुछ अच्छी स्थिति है, तो ये 52.3 है। ये क्रम है, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल। तो बी वाले को हमने चुना है। इसके बाद चलें आगे, तो यहाँ आप देखें कि 33, और इसमें कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द 3 स्टेट विथ मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज। अभी तक हम टॉप 4 और जो यहाँ पे बॉटम 4 थे उनको देख रहे थे, अभी यहाँ पे टॉप 3, ठीक है। तो ये मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश 10, बिहार 13.3 और असम का दिया है 14.7। आप बताइए कि इसमें से न्यूनतम शहरी जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो 3 राज्यों के क्रम में कौन सा है? मतलब गलत विकल्प का आपको चयन करना है यहाँ पे। और इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें गलत दूसरा और तीसरा है। दूसरा और तीसरा ये गलत है। सही क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो जो हिमाचल प्रदेश है उसका तो 10 है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिहार का कितना है? तो बिहार यहाँ बेशक दूसरे स्थान पे है, 11.3 है इसका। और असम का आप देखें तो ये 14.1 है, ना कि 14.7। उसके बाद फिर उड़ीसा है, और उसके बाद तब मेघालय है। अगर टॉप 5 पूछता है तो आपको याद रखना होगा। मतलब हिमाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर असम, फिर उड़ीसा, फिर मेघालय। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। 3 सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश जो है उनको आपको यहाँ पे अरेंज करना है। मतलब अरेंजमेंट कौन सा सही है? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, यहाँ पर इसकी बात हो रही है। सेंसस 2011 को आप देख रहे हैं, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है। बताइए। और 34 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। ये क्रम पहले से ही सही है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। ए वाला सही है। 35 को देखते हैं, तो 35 में कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन। मतलब यहाँ पे गलत जो ऑप्शन है उसका चुनाव आपको करना है। ये यूपी का सेंसस है, तो यूपी में जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर पहले वाले में कहा गया कि द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। मतलब अर्बन पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट है, तो यहाँ पे नाम दिया है गाजियाबाद का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद
जो डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन वो श्रावस्ती में है, यानी सबसे कम जो शहरी आबादी है वो श्रावस्ती में पाई जाती है। हाईएस्ट जो रूरल पॉपुलेशन है वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में पाई जाती है, और मिनिमम जो रूरल पॉपुलेशन है वो महोबा में पाई जाती है। तो आप बताइए गलत क्या है, यहाँ पे जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो चूज करनी है। इसमें बाकी 3 तो सही है, लेकिन जो डी वाला है वो गलत है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है ये गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम जो रूरल पॉपुलेशन है वो यहीं पर पाई जाती है, और यहाँ महोबा दे रखा है, इसीलिए हम डी वाले को इसमें गलत चुनते हैं। ठीक है, आगे चले। 36 को देखिए, यहाँ पर लिस्ट आपको मैच करानी है। मतलब एक तरफ कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं, अभी पॉपुलेशन वाला डाटा पीछे छूट गया। यहाँ पर हम लोग इकोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन देख रहे हैं। अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन को हमने देख लिया है। तो यहाँ पर आप देखें कि लोकेशन दी है और ग्रासलैंड दिए हुए हैं। कौन सा ग्रासलैंड कहाँ पर पाया जाता है, तो यूरेशिया वाला क्षेत्र है। उसके बाद इसे आपको मिलान करना है। ठीक है, यूरेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और अर्जेंटीना है। कहाँ पर घास के मैदानों को क्या कहा जाता है वो दिया हुआ है। कैंटरबरी है, डाउन्स है, स्टेपीज है और पंपास है। तो मिलान करके देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न आपने देखे, देखिए इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। ठीक है, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा, ये इसका अरेंजमेंट है। कहने का तात्पर्य ये कि यूरेशिया का स्टेपीज हो जाएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आप जानते हैं डाउन्स होगा, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी है और अर्जेंटीना वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे पंपास होगा। तो जरा कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि पंपास इसके अलावा, मतलब अर्जेंटीना के अलावा और कहाँ कहाँ पर इसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, और फिलहाल इसका बी वाला सही है। इसके बाद 37 को देखें, तो 37 में मैंग्रोव की जो वनस्पतियां होती हैं, मतलब मैंग्रोव बॉटेनिकल जो साइट्स हैं, उनके बारे में आपको सही कथन का चयन करना है। इसमें एक तरफ मैंग्रोव की जो वनस्पति स्थल है यानी बॉटेनिकल साइट्स हैं वो दी हुई हैं, और राज्य दिया है। तो मालवन जो है ये गुजरात में है, बिकरौली जो है ये महाराष्ट्र में है, और कुंडापुर जो है ये कर्नाटका में है। आप बताइए इसमें से करेक्ट मैच कौन है, मतलब करेक्टली मैच कौन है। प्रश्न आपने देखा, देखिए इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि दूसरा और तीसरा तो ठीक है, लेकिन मालवन का जो गुजरात दिया है, ये मालवन महाराष्ट्र में है, गुजरात में नहीं है। यहाँ पर मैंग्रोव साइट की बात हो रही है, तो पहला वाला गलत है। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें सी का चयन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं IUCN और WPA के अंतर्गत शामिल जो जीव हैं उनके संबंध में आपको सही कथन का चयन करना है। तो पिग्मी हॉक जो है ये निकटवर्ती संकटग्रस्त है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। इसके बाद ब्राउ एंडलर्ड जो है, इसके बारे में देखा जाए, इसे यहाँ पे आप जो इसका अंग्रेजी वर्जन है उसको देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हिंदी अनुवाद बहुत सही नहीं है। तो पिग्मी हॉक जो है ये नियर थ्रेटेंड है, मतलब ये खतरे के निकट है। और ब्रो एंटीलर्ड जो डियर है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। ये IUCN का जो वर्गीकरण है उसके आधार पर कहा जा रहा है। उसके बाद इंडियन गजल जो है, इसके बारे में देखा जाए तो ये लीस्ट कॉन्सर्न है। और ड्यूगोंग जो कि समुद्री गाय भी कही जाती है, उसके बारे में आप देखें तो ये वल्नरेबल है, यानी संकट सुभेद्य कैटेगरी में आती है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न आपने देखा, मतलब निकटवर्ती संकटग्रस्त, संकट मुक्त और सुभेद्य। देख लीजिएगा प्रश्न संख्या 38, और 38 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसमें सही का चयन आपको करना था, तो सी वाला सही होगा। मतलब तीसरा, दूसरा, चौथा ये तो सही है, लेकिन पहला वाला जो पिग्मी हॉक का दिया हुआ है नियर थ्रेटेंड, ये वाला गलत है। पिग्मी हॉक तो बहुत ज़्यादा संकट में है बेचारा। ये हॉक जो है पिग्मी, मतलब बौनी प्रजाति होती है, ये आवाज़ के उजड़ने से बहुत ज़्यादा संकट में आ गया है। तो इसको आप क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डालेंगे। जो पहला वाला है वही गलत है और बाकी सब सही है, तो इसका सही चुनना था, हमने सी को चुना है। आगे बढ़ते हैं, 39 को देखते हैं। 39 को अगर आप देखें तो अति संकटग्रस्त जो पौधों की प्रजातियां हैं उसके संबंध में आपको सही कथन का चयन करना है। मतलब कौन सी प्रजाति किस प्रदेश में पाई जाती है वो दिया हुआ है। यहाँ पर बात हो रही है मोस्ट इंडेंजर्ड जो स्पीसीज है, यहाँ पे पौधों की बात हो रही है। देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है पोलीगाला, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गुजरात में है, और अमेंटो टैक्सस जो है ये केरला में है। इसके अलावा सिलोटम न्यूडियम जो है ये कर्नाटका का है, और एबुटिलोन ये जो है ये कहाँ पे, तमिलनाडु में है। यहाँ पे इनका बॉटेनिकल नाम दे रखा है ताकि पहचानने में कठिनाई हो। स्थानीय नाम दिया होता तो आसानी से पहचाने जा सकते थे। बताइए इसमें से कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। इसमें अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39। 39 का मतलब ये हुआ कि इसमें जो अमेंटो टैक्सस दिया हुआ है, ठीक है, अमेंटो टैक्सस यहाँ पे है, और ये केरला का नहीं है, ये असम का है। इसकी जो प्रजाति है वो असम की नेटिव है, बाकी इसमें जितने भी हैं वो सही है। तो इसीलिए हमने पहला, तीसरा, चौथा जो ऑप्शन दिया है सी वाला उसको चुना। आगे बढ़े, 39 के बाद 40 को देखिएगा। सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ आप देखिए अंशी राष्ट्रीय उद्यान यानी अंशी नेशनल पार्क दिया हुआ है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, इसके अलावा गुइंदी है और बनरघट्टा है। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से ऑड कौन सा है। अब ऑड किस आधार पे है ये आपको पहले पहचानना होगा, किस आधार पे ये बाकी जो 3 होंगे उनसे अलग होगा। देख लीजिए, क्षेत्र के हिसाब से हो सकता है, यहाँ पाए जाने वाले प्राणियों के हिसाब से हो सकता है, स्थापना के वर्ष के हिसाब से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देख लीजिएगा। तो 40 जो है इसका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो गुइंदी दिया है वही इसमें अलग है, मतलब ऑड है। इसमें अगर आप देखें तो अंशी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटका में है, बांदीपुर भी कर्नाटक में है,
और बनरघट्टा भी कर्नाटक में है। तीनों की जो लोकेशन है वो किस राज्य में है? कर्नाटक में है। लेकिन ये जो गुइंदी है ये तमिलनाडु में है। तो राज्य के हिसाब से इसकी लोकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसलिए ऑड वाला जो इसमें चुनना था हमने चुना है गुइंदी को। ठीक है, आगे चले 41 को देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। तो रोलपाड़ू वन्य जीव अभ्यारण्य ये 1988 इसका स्थापना वर्ष दिया है। उसके बाद कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसका जो समय है वो 1989 है। पोबीतोरा वन्य जीव अभ्यारण्य 1981 का है। और यहाँ नीचे भीम बांध जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में आप देख रहे हैं, इसका जो ईयर है वो 1986 का है। आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसमें आप ध्यान से देखें तो सिर्फ कुछ ही सही है, पहला और दूसरा तो ठीक है, लेकिन बाकी जो इसमें तीसरा चौथा है वो सही नहीं है। पोबीतोरा को जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 1981 नहीं बल्कि 87 होगा। और भीम बांध को आप देखें तो वो 1976 का है और यहाँ पर दोनों ही डाटा गलत दिया है। मतलब आप देखें पोबीतोरा जो है वो 1987 है और भीम बांध जो है वो 1976 है और हमें सही चुनना था, गलत नहीं। तो इसीलिए हमने ए का चुनाव किया यानी पहला और दूसरा। आगे चले 42 को देखते हैं। विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया अंडर पेनिसुलर इंडिया। मतलब यहाँ ये कहा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत पेनिसुलर इंडिया जो है वहाँ पे समुद्री संरक्षित क्षेत्र के संबंध में कौन सा विकल्प इसमें से गलत है, जो सही ना हो उसका चुनाव आपको करना है। तो एक तरफ नाम दिया है और दूसरी तरफ जो स्टेट है उसका नाम दिया है, मिलान करके देखिए इसमें से जो गलत है वो चुनाव करना है। कोरिंगा है, आंध्र प्रदेश दिया है, उसके आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद फूदम है या फुदम इसको कहा जाता है, दमन दीव वाला एरिया। और खिलाजिड़ा या खिलाड़िया, इसे खिजाड़िया भी कहा जाता है, कई नाम इसके हैं। तो ये गुजरात वाला है, इसके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होते हैं, तो उसी हिसाब से देख लीजिए इसमें से गलत कौन सा है। 42 और 42 का डी हो जाएगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब एकदम सही है और इसको आपको घोल कर पी जाना है। क्षेत्र आपको याद रखने हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 43 को देखिए। निम्नलिखित में से विषम विकल्प का आपको चयन करना है यानी ऑड ऑप्शन चूज करना है। अभी ऐसा ही एक प्रश्न आपने पीछे हल किया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन ये दिया हुआ है। इसके बाद नीचे देखिए सेमोजी पुंगा ये नाम है बोटेनिकल गार्डन। इसके बाद माला पूछा गार्डन और माधवराम वनस्पति उद्यान। मतलब माधवराम बोटेनिकल गार्डन, तो बोटेनिकल गार्डन का हिंदी अनुवाद वनस्पति उद्यान होता है। इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। बताइए कौन सा इसमें से ऑड है, अलग है? देख लीजिए, इसका सी हो जाएगा। ये जो माला पूछा दिया हुआ है ना, ये बोटेनिकल गार्डन, ये इसमें से ऑड है। कैसे? अगर आप देखें इनका क्षेत्र, तो क्षेत्र के हिसाब से ही यहाँ डिफरेंस पैदा किया गया है। गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन यानी जो पहला वाला है ये तमिलनाडु में है, सेमोजी पुंगा जो है ये भी तमिलनाडु में है, और माधवराम वनस्पति उद्यान जो है ये भी तमिलनाडु में। लेकिन जो माला पूजा गार्डन है ये केरल में है। राज्य के हिसाब से देखा जाए तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? केरल राज्य, और इसीलिए ये ऑड है और हमने सी को चुना है। 44 को देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट का ईयर दिया है और दूसरी तरफ बायोस्फीयर रिजर्व दिया है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने का काम यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित करने का काम ये भारत सरकार भी करती है। और भारत सरकार द्वारा जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं उसी में से यूनेस्को जो है वो अपने मैप प्रोग्राम के तहत सेलेक्ट करता है। तो दो तरह की कैटेगरी बायोस्फीयर रिजर्व में होती है, एक तो सरकार मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त, और दूसरा यूनेस्को की जो मैप लिस्ट है मतलब उसका जो बायोस्फीयर रिजर्व का दायरा है उसमें आने वाले, और दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ आप देखेंगे स्थापना वर्ष और जैवमंडल आगार यानी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो नीलगिरी को आप देखें, इसका जो ईयर दिया है एस्टेब्लिशमेंट का वो 1988 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये एस्टेब्लिशमेंट का ईयर है। और गल्फ ऑफ मन्नार को आप देखें तो 1989। उसके बाद सिमलीपाल को आप देखें 1994 और 1999 ये पंचमढ़ी का है, यहाँ आप देख सकते हैं। बताइए इसमें से सही कौन सा है? प्रश्न आपने देखा। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी वाला हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा तो सही है। ठीक है, इसमें करेक्ट चूज करना था, लेकिन पहला वाला जो नीलगिरी का दिया है वही गलत है। यहाँ पे अगर आप देखें तो नीलगिरी का जो एस्टेब्लिशमेंट का ईयर है वो 1986 है और यहाँ दिया है 1988। ये काफ़ी पहले का है 1986, यहाँ पे 86 होगा कुल मिलाकर। ठीक, आगे चले। इसके बाद 45 को देखिए। सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व दिया है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है। इसके बाद इंद्रावती है और अचान कमार अमरकंटक है। ये सभी टाइगर रिजर्व है यानी टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया है। बताइए इसमें से विषम कौन सा है यानी ऑड कौन सा है? तो इसका भी क्षेत्र के हिसाब से इसमें विषम किया गया है। इसमें ए वाला जो है वो अलग है। ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व जो है इसका अच्छा नाम है, आपको याद हो जाएगा। तो पक्के टाइगर रिजर्व की जो लोकेशन है यही इसमें ऑड है। इसका जो लोकेशन का एरिया है वो अरुणाचल है। बाकी उदंती सीता नदी, इंद्रावती और अचान कमार अमरकंटक ये तीनों छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करते हैं। तो बाकी तीनों का छत्तीसगढ़ हो जाएगा लोकेशन, लेकिन इसका कहाँ पे है? अरुणाचल में है यानी पूर्वोत्तर। इसके बाद आगे चले तो 46 है। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द मेजर मूवमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। भारत में पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित बहुत सारे मूवमेंट्स चलते हैं, मतलब स्थानीय आबादी यहाँ पे सक्रिय होती है और सरकार का भी रोल रहता है। तो इसमें आपको ईयर का मिलान करना है, कौन सा किस वर्ष में होता है। सबसे फेमस इसमें चिपको आंदोलन है और ये काफ़ी अच्छा होता है। इसमें लोग अपने पेड़ों के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, पेड़ को पकड़कर चिपक जाते हैं और मरने का इन्हें डर नहीं रहता है, बहुत लोग मारे भी जाते हैं। तो ये आपने देखा चिपको आंदोलन की जो डेट है वो 1982 है।
ये आप देख रहे हैं 1982 है। उसके बाद जंगल बचाओ आंदोलन यानी जंगल मूवमेंट आंदोलन जो है ये 1994 का है। और नवदान्या आंदोलन जो है ये नाम है इसका, ठीक है। तो नवदान्या मूवमेंट जो है ये 1990 का है। आप बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा है। प्रश्न आपने देखा, देखिए इसका डी हो जाएगा, इसमें कुछ भी सही नहीं है। बड़े दुख की बात है कि इसमें जितना हमने देखा सब गलत है। चिपको आंदोलन की अगर आप तारीख देखना चाहें तो ये जो है ये 1974 का है। यहाँ जो डेट है वो क्या होगी, 1974 होगी। जंगल बचाओ आंदोलन को अगर आप देखेंगे तो ये 1980 का है, 1980 की डेट है। और नवदान्या आंदोलन जो आप देख रहे हैं ये 1982 का है। तो तीनों की जो तारीखें हैं ना वो यहाँ पर गलत दी है। चिपको का जो है वो 74 होगा और जंगल बचाओ का 80 होगा, नवदान्या का 82 होगा। ये आपने देखा। इसके बाद आगे चले, इसका डी वाला था। यहाँ पर 47 को आप देख रहे हैं, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। यहाँ पे जो लिस्ट है उसमें एक तरफ वेटलैंड एरिया दिया है और दूसरी तरफ उसका स्टेट दिया है। तो सोमोरिरी क्षेत्र, अगर पूरे भारत में जो आर्द्र भूमियां हैं उनकी तादाद को गिना जाए तो सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, बताइए। उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, आप जानते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो दिया है उसको देखने की आवश्यकता है। तो सोमोरिरी जो एरिया है, मतलब लेक है, ये झील है। तो आर्द्र भूमि ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है कि केरल में है कि हिमाचल में है कि पंजाब में है, ये आपको मिलाना है। इसके अलावा पोंग डैम है, बेम्बा नद है और कांजली है। ये सब लेक और जो वेटलैंड्स हैं उनके नाम है। बताइए कौन सा किससे मैच करेगा, राज्य इसमें मिलान करना है आपको। और इसका जो मैचिंग है वो डी वाला हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। मतलब इसमें अगर आप देखें पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, तो उसके हिसाब से ये सोमोरिरी तो पहले से ही मैच है। उसके अलावा जो पोंग डैम है ये हिमाचल में हो गया और जो दूसरा वाला है बेम्बा नदी ये केरल में है, आप पढ़ते ही हैं। और कांजली जो है ये पंजाब में, ये इसका मिलान होगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद 48 को देखिए, सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो पोषक हैं उनके बारे में, पोषक तत्व हैं उनके बारे में आपको जो विषम है, ऑड है, उसका सिलेक्शन करना है। बोरॉन दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, फास्फोरस है और कोबाल्ट है। बताइए इसमें डिफरेंट क्या है। तो इसमें अगर आप देखें तो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक तो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं और दूसरे की आवश्यकता थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन वो भी रिक्वायरमेंट होती है। एक ज़्यादा चाहिए होता है, एक कम चाहिए होता है और उसी आधार पर यहाँ डिफरेंस पैदा किया गया है। जो सी वाला है वो इसमें से, माफ़ कीजिएगा, इसमें जो सी वाला है उसको अगर आप देखें तो ये वाला आपका इसमें से डिफरेंट हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। मतलब आप जानते ही हैं कि फास्फोरस जो है ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। यहाँ बात पौधों की हो रही है। फास्फोरस जो है वो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, बाकी एल्यूमिनियम, बोरान और कोबाल्ट ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ये हो जाएगा हमारा सी वाला। इसके बाद आगे चले, मतलब माइक्रो और मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी बात हो रही है। सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन रिलेटेड टू द न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है तो इसमें रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट्स दे दिया है, जबकि यहाँ न्यूट्रिएंट्स से इसका कोई वास्ता नहीं है। कुल मिलाकर हमें विषम विकल्प का चयन करना है, ऑड ऑप्शन चूज करना है। और नीचे यहाँ पर दिया हुआ है एलिफेंट रिजर्व के बारे में। न्यूट्रिएंट्स से संबंधित प्रश्न नहीं है, यहाँ पे हाथी आरक्षित क्षेत्र जो है उसके बारे में देखना है। तो सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, इसके अलावा दिहांग पटकाई है, चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व है और नीचे आप देख रहे हैं तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व है। आप बताइए इसमें से जो ऑड ऑप्शन है वो कौन सा है, मतलब बाकी से अलग। और इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका डी वाला हो जाएगा। तमोर पिंगला जो है वो इसमें से ऑड है, बाकी सब एक जैसे हैं। मतलब सोनितपुर, दिहांग पटकाई और चिरांग रिपू ये तीनों ही असम में है, जबकि तमोर पिंगला जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो इसका डी वाला हो जाएगा। इसके बाद 50 लास्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। वेटलैंड इंटरनेशनल और इसकी लोकेशन दी है वाशिंगटन, मतलब मुख्यालय की बात हो रही है। उसके बाद ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है इसका द हेग और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP इसका जो दिया है वो नैरोबी है। बताइए इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 50 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, यानी सिर्फ इसमें तीसरा सही है। जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का दिया है नैरोबी। बाकी वेटलैंड इंटरनेशनल का आप देखें तो नीदरलैंड है और ग्रीन पीस जो एम्स्टर्डम नीदरलैंड वाला क्षेत्र है वहाँ पे है। इस प्रकार से इसका होगा। तो इसमें सही कौन सा है, सिर्फ तीसरा वाला, और सही ही हमें चुनना था। तो यहाँ तक इस टेस्ट को हमने कंप्लीट किया है। ऐसी ही सीरीज आगे जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।